हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं? मज़े में एकदम। लास्ट क्लास में आपने देखा कि फैक्ट्री कॉस्ट जो होती है वही है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, एक्सक्लूडिंग द मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ परचेज में आ चुकी है। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आप क्या क्या ऐड कर देते हैं? डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एंड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। हालांकि आपने ये भी देखा कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को हम एक्चुअल कॉस्ट जो पर यूनिट होती है वो लेते हैं, और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड को हम क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल आउटपुट विच एवर इज हायर, उससे डिवाइड करके पर यूनिट निकालते हैं। हालांकि मटेरियल के केस में भी एकदम एक्चुअल वाली मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट नहीं होती है। अगर कोई नॉर्मल लॉस होता है तो वो भी हम क्या कर लेते हैं? कंसिडर कर लेते हैं इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इटसेल्फ, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो आपने देखी, लेकिन अब आप एक नई बात समझने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस वी आर यूजिंग अ सिंगल रॉ मटेरियल एंड द प्रोसेस ऑल्सो जस्ट वन एंड द सेम। एक पर्टिकुलर प्रोसेस में मैंने एक सिंगल रॉ मटेरियल डाला, लेकिन आउटपुट मुझे दो दो मिलती है। मतलब आई एम प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल एक्स, बट आई एम गेटिंग टू डिफरेंट आउटपुट्स फ्रॉम द सेम प्रोसेस, ए और बी। तो जितना भी खर्चा लगा मटेरियल एक्स का और कन्वर्जन का, वो सारा का सारा खर्चा मिला के दो पर्टिकुलर आउटपुट का है। किसका? ए और बी का। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब ये जो कॉस्ट है वो हम कैसे ए और बी में स्प्लिट करें, कैसे बांटे इस खर्चे को। तो हम कैसे बांटे, इससे भी पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, इसे हम ज्वाइंट प्रोडक्ट कहेंगे या बाई प्रोडक्ट कहेंगे। अब ये क्या चीज है सर? अगर हम एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं और उससे दो प्रोडक्ट बनता है, और हम बनाना भी दो प्रोडक्ट ही चाहते थे और दो प्रोडक्ट बना है, मतलब दोनों प्रोडक्ट इंटेंशनली बनाए गए हैं और दोनों प्रोडक्ट की अच्छी खासी मार्केट वैल्यू है, तो ये दोनों प्रोडक्ट कहलाते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। लेकिन मान लीजिए हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस में रॉ मटेरियल एक्स यूज करते हैं, ए और बी बनता है, हम बनाना सिर्फ ए चाहते हैं, बी तो बन जाता है, बनने से कोई रोक नहीं सकता, उस प्रोसेस में दो चीज निकलेगी ही निकलेगी, ए और बी। इंटेंशनली हम ए बनाना चाहते हैं, ए की अच्छी खासी मार्केट वैल्यू है, बी तो साथ में बन जाता है, उसकी कोई बहुत अच्छी मार्केट वैल्यू भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही मिलता है उससे। तो ए कहलाता है मेन प्रोडक्ट और बी कहलाता है आपका बाई प्रोडक्ट, राइट। तो आपको ये क्लैरिटी आ गई कि ज्वाइंट प्रोडक्ट कब कहलाएगा और बाई प्रोडक्ट कब कहलाएगा। ज्वाइंट प्रोडक्ट में दोनों प्रोडक्ट ही मेन प्रोडक्ट हैं, दोनों ही आप बनाना चाहते थे, वेरएज इन बाई प्रोडक्ट एक मेन प्रोडक्ट होता है और दूसरा बाई प्रोडक्ट होता है, जिसे आप इंटेंशनली बनाना चाहते थे, जिसकी अच्छी मार्केट वैल्यू है, उसे हम मेन प्रोडक्ट कहते हैं, और जिसकी मार्केट वैल्यू भी कम है, हमको बनाने में कोई बहुत इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन भाई प्रोसेस में बनता है तो बनता है, तो वो कहलाता है बाई प्रोडक्ट। हालांकि जब हम इस दो मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि ज्वाइंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं या फिर बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ऐसे केस में कभी कभी साथ में कुछ स्क्रैप भी बन जाता है। मतलब एक मेन प्रोडक्ट बना या दो मेन प्रोडक्ट बने, या फिर एक मेन प्रोडक्ट एक बाई प्रोडक्ट बना और कुछ स्क्रैप भी निकल गया। तो अब किस तरीके से हम कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, ये बात यहाँ पे हमें सीखनी है, राइट। तो अगर कोई स्क्रैप होता है तब तो जितना खर्चा मेरा कॉस्ट लगा है उसमें से हम स्क्रैप से जो पैसा आता है उसको घटा देते हैं और वो कॉस्ट बन जाती है। अब उसको हम अपने प्रोडक्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। दो मेन प्रोडक्ट है तो दो मेन प्रोडक्ट में स्प्लिट कर देंगे, एक मेन प्रोडक्ट है एक बाई प्रोडक्ट है तो हम उसमें स्प्लिट कर देंगे। हालांकि हम बार बार अपने एग्जाम्पल में कह रहे हैं दो मेन प्रोडक्ट है, एक मेन है एक बाई है। अरे इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक से ज्यादा मेन प्रोडक्ट है, तीन प्रोडक्ट बन के आते हैं और तीनों मेन प्रोडक्ट हैं, तो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स है वो ए बी सी तीनों। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक मेन प्रोडक्ट निकलता है, ए बी और सी ज्वाइंट क्या है? बाई प्रोडक्ट्स। दिस इज इवन पॉसिबल, बट टू सिंप्लीफाई माई एग्जाम्पल और आपका भी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं बार बार दो प्रोडक्ट और दो प्रोडक्ट की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से कॉस्ट को बाइफरगेट किया जाता है यहाँ पे। ज्वाइंट और बाई प्रोडक्ट। समटाइम्स अ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस मे क्रेडिट इन मोर देन वन प्रोडक्ट। क्या आपको मालूम है ये बात कि जब क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, तो दो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, एक है आपका पेट्रोल और दूसरा है डीजल। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल के लिए कोई और तेल यूज होता है और डीजल के लिए कोई और तेल निकलता है जिसको प्रोसेस करके हम बनाते हैं, ऐसा नहीं है।
क्रूड ऑयल की जब प्रोसेसिंग करते हैं हम, मान लीजिए 100 लीटर क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग करेंगे तो हो सकता है 50 लीटर क्या निकल जाए, पेट्रोल निकल जाए, 50 लीटर डीजल निकल जाए, या मे भी कुछ और रेशियो होगा। तो पेट्रोल और डीजल दोनों ही सिंगल प्रोसेस से निकल के आता है, राइट। हालांकि फिर फर्दर उसको रिफाइन किया जाता है और फिर मार्केट में बेचा जाता है। तो पेट्रोल और डीजल की जो भी कॉस्ट लग रही है बनाने की, वो एक सिंगल कॉस्ट है, तो उसी को कहा जाता है ज्वाइंट कॉस्ट, और इस कॉस्ट को फिर स्प्लिट कर दिया जाता है दोनों प्रोडक्ट में। ऐसे देखिए, ये एक मशीन है, इसमें आप क्या क्या लगा रहे हो, आप इसमें मटेरियल लगा रहे हो, मटेरियल एक्स, लेबर लगा रहे हो, वेरिएबल ओवरहेड लगा रहे हो, फिक्स्ड ओवरहेड लग रहा है। इन सब को लगाने के बाद इसमें से दो प्रोडक्ट निकल के चला आया, ए और बी। तो ये जो खर्चा हमारा लगा इसको हम कहते हैं ज्वाइंट कॉस्ट, और इसी ज्वाइंट कॉस्ट को स्प्लिट कर दिया जाता है। ये ज्वाइंट कॉस्ट क्या होगा, स्प्लिट कर दिया जाता है इसमें और इसमें। तो हम प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की कॉस्ट बताते हैं, फिर दोनों की एनआरवी लेते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करके दोनों को वैल्यू कर देते हैं। भाई देखिए, हमें तो इन्वेंट्री जो है वो तो मेरी ए और बी है ना, फिनिश गुड्स, तो हमें ए की कॉस्ट चाहिए, बी की कॉस्ट चाहिए, दोनों की एनआरवी चाहिए, और तभी हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर पाएंगे। जबकि ए के लिए खर्चा और बी के लिए खर्चा तो अलग अलग लगा ही नहीं है, खर्चा तो ज्वाइंटली लगा है, तो उस खर्चे को स्प्लिट किया जाता है ए और बी में। अब कैसे किया जाता है वही सब यहां पे सीखना है। इन केस दिस एडिशनल प्रोडक्ट इज इंटेंडेड आइटम, इंटेंडेड मतलब आप बनाना चाहते थे, एंड हैज अ गुड मार्केट वैल्यू, ठीक है, तो दे आर नोन एज ज्वाइंट प्रोडक्ट। अगर जो एडिशनल प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है वो आप बनाना चाहते थे, अच्छी खासी मार्केट वैल्यू है, तो फिर ये क्या है, ज्वाइंट प्रोडक्ट। The cost of conversion incurred on all the production and are not identifiable separately is allocated among the product on some rational and consistent basis. The cost of conversion incurred on all the production and not identifiable separately is allocated among the product on some rational and consistent basis. कह रहा है ये जो cost of conversion है ये तो अलग अलग लगा नहीं है, एक साथ ही लगा है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, कुछ रैशनल और कंसिस्टेंट बेसिस पे बांट देते हैं। अब क्या कैसे बांटते हैं ये अभी देखेंगे आप। The allocation may be based, for example, on relative sale value for each product at the stage in the production process when the products become separately identifiable or at the completion of production. बात समझिए, मैंने यहां पे बोला आपको कि हम रॉ मटेरियल एक्स डालते हैं तो ए बनता है और बी बन जाता है। मैं आपको अब जानकारी के लिए बता दूं, ए और बी भी हो सकता है नहीं बिकता है, पॉसिबल है कि ए और बी मार्केट में बिकता है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ए और बी भी मार्केट में नहीं बिकता है। ए को फिर हम दूसरी मशीन में डालते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस होता है, कुछ लेबर का खर्चा यहाँ पे और लगता है, वेरिएबल ओवरहेड लगता है, फिक्स्ड ओवरहेड लगता है, मटेरियल अब हो सकता है नहीं लगता है, यही प्रोसेस होके निकलता है, और क्या बनता है ये सी। अब बी को भी वैसे ही हम मशीन में डालते हैं और यहाँ से निकलता है डी, और हम फाइनली कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं, सी और डी, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ज्वाइंट कॉस्ट को कह रहा है कि एलोकेट कर दीजिए आप किसमें, ए और बी में ही बांट दीजिए। जैसे ही वो अलग अलग हो रहा है ना, वैसे ही आप खर्चे को बांट दीजिए। कैसे बांटिए, एट relative sale value of each product at the stage in the production process when the product becomes separately identifiable. इसको हम बोलते हैं जैसे ही वो अलग अलग हुआ तो उसकी जो सेल वैल्यू है उस पर बांट दीजिए। मतलब इस ज्वाइंट कॉस्ट को आप बांट दीजिए सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मतलब ए और बी, हम ए और बी बिकता नहीं है, ए और बी बिकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हम तो सी और डी बेचते हैं। लेकिन अगर ए और बी को हम बेचे होते तो कितने में बिक गया होता, वो सेल वैल्यू ही क्या हो जाएगी, रेशियो बन जाएगा इस ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने का। आई बात समझ में। अब बात आती है कि सर आप तो बेचते ही नहीं है ए बी, तब क्या करें।
मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ए बी भी बेचते हैं, सी और डी भी बेचते हैं, मतलब ए और बी कोई लेना चाहे तो वो ले लेता है, नहीं तो हम ए को प्रोसेस करके सी बनाते हैं, बी को प्रोसेस करके डी बनाते हैं और फिर सी एंड डी बेचते हैं। तो कह रहा है कि आप, ठीक है, आप क्या कीजिए, ए और बी को स्प्लिट कर दीजिए, ए और बी का ये जो ज्वाइंट खर्चा है उसको ए और बी में स्प्लिट कर दीजिए एट द सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, मतलब ए और बी की जो सेल वैल्यू है उसी में बांट दीजिए आप, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं बेचते हैं तो कोई बात नहीं, दुनिया में कोई बेचता है ए और बी, आप नहीं बेचते हो, कोई बात नहीं, दुनिया में कोई और बेचता है ए और बी, जितने में बेचता है उसकी सेल वैल्यू पे स्प्लिट ऑफ कर दीजिए, मतलब मार्केट में ए और बी कितने का बिक रहा है आप ये देख लीजिए, उसी पे बांट दीजिए। क्लियर है? अच्छा, अब ना तो आप बेचते हो ए और बी, ना दुनिया में कोई और बेचता है ए और बी, तब क्या करें? कोई बात नहीं, फिर सी और डी की सेल वैल्यू में आप बांट दीजिए, ठीक है। अगर ये चीज अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, तो आप रेशियो ले लीजिए सेल वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल से इतना सा। रॉ मटेरियल एक्स is used in the process, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड इतना कुछ लगा है, और ये लगा है टोटल 1,00,000 रुपया का, ठीक है। इस प्रोसेस से हमें क्या मिला है? ए मिला है और बी मिला है। ए मिला है 500 यूनिट और बी मिला है 300 यूनिट, ठीक है। ए की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 20 रुपया और बी की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 10 रुपया। तो ये तो थी हमारी ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। और सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ आपको बनाना होगा। ये अब सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ है 500 इंटू 20 और 300 इंटू 10, ये हो गया 10,000 और ये हो गया 3,000, ठीक है। तो हमारा रेशियो हो गया 10:3 का सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। अब इसी रेशियो में ज्वाइंट खर्चे को बांट दिया जाता है। तो ज्वाइंट खर्चा कितना था? 1,00,000, तो यहाँ करेंगे आप 1,00,000 इंटू 10/13 और इधर हो जाएगा 1,00,000 इंटू 3/13, ठीक है। करिए सॉल्व। तो 77, ठीक है। तो इस तरीके से आप खर्चा बांट देंगे और ये तो अब कॉस्ट हो गई इनकी, ए और बी की, राइट। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ में क्या लेते हैं? अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। जैसे ये 500 यूनिट क्या था? ये प्रोडक्शन यूनिट है, ये भी प्रोडक्शन यूनिट है। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि एक्चुअल में ये ए और बी बेचे भी जाते हैं मार्केट में? हाँ, हो सकता है हम प्रोसेस करके फर्दर बेचते हैं, ए का सी बनाते हैं, बी का डी बनाते हैं, फिर बेचते हैं, और हो सकता है ए और बी ही बेचते हैं। बी की कितनी यूनिट थी? प्रोडक्शन तो 500 थी, लेकिन सेल हुई थी 300 यूनिट मान लेते हैं, और बी की भी यहाँ पे सेल यूनिट भी बता देते हैं। सेल यूनिट ये थी 450 यूनिट और इसकी सेल यूनिट थी 250।
अच्छा, क्या इस बात से फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। सेल यूनिट कितनी हुई थी, अरे जितना माल बना था उस रेशियो में खर्चा बांटोगे। बनने का खर्चा है ना ये जॉइंट कॉस्ट, कि बिकने का खर्चा है? ये तो बनने का खर्चा है। तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है सेल यूनिट भी दिया हो, लेकिन आपको इग्नोर कर देना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रोडक्शन यूनिट पे खर्चा बांटना है, ठीक है। तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड, अगर आप चाहें तो मैं ये पूरी बात लिख दूं, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड। इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी इंसान क्या करता है गलती से, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ को मल्टीप्लाई कर देता है सेल यूनिट से, जबकि यूनिट कौन सी होगी? प्रोडक्शन वाली, क्योंकि खर्चा प्रोडक्शन का बांटना है। अंडरस्टूड? ये कह रहा है आपसे। अगर यही अवेलेबल नहीं होता, हमको ए और बी हम भी नहीं बेचते भाई, कोई और भी मार्केट में नहीं बेचता, तो कहां से लाए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस? तो कोई बात नहीं, जो फाइनल प्रोडक्ट सी और डी की सेलिंग प्राइस है उसके बेसिस पे आप बांट दीजिए, ठीक है। ऐसा करना होगा। अब दूसरी बात आती है कि मान लीजिए एक मेन प्रोडक्ट है और दूसरा बाई प्रोडक्ट है, तब क्या करेंगे? एग्जाम्पल, ज्वाइंट कॉस्ट मेरी 1 लाख रुपए हम दिए थे, वही है, ठीक है। अब इसमें हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं ए और बी। ए हमारा है मेन प्रोडक्ट, बी है मेरा बाई प्रोडक्ट। तो हम बी की निकालेंगे एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये कितने में बिक जाता है, और यही इसकी वैल्यू होगी। मतलब इसमें कॉस्ट वॉस्ट से कोई मतलब ही नहीं है। बाई प्रोडक्ट की एनआरवी ही इसकी क्या है? सीधे सीधे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है। इसकी एनआरवी निकालेंगे, और इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इसकी कॉस्ट होगी ज्वाइंट कॉस्ट माइनस एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट। ये इसकी कॉस्ट हो गई। अब मेन प्रोडक्ट की एनआरवी देखेंगे और कंपेयर करके विचएवर इज लोअर पे वैल्यू कर देंगे। ध्यान से समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? बाई प्रोडक्ट जितने में बिक सकता है वही उसकी वैल्यू हो गई सीधे सीधे, और जो उसकी एनआरवी है वो हम ज्वाइंट कॉस्ट से घटा देंगे और बोलेंगे कॉस्ट किसकी है? मेन प्रोडक्ट की। यानी अगर 1 लाख रुपए लगा के ए और बी बना, तो हम देखेंगे बी कितने का बिक जाता है? 20,000 का। तो हम बोलेंगे ए की कॉस्ट कितनी है? 80,000 रुपया। बी जितने में बिक गया, बी 20,000 रुपये में बिक गया, तो 20,000 रुपया कम कर दीजिए, 80,000 रुपया ए की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब दोनों ही केस में स्क्रैप को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए और बी के साथ कुछ स्क्रैप भी निकल जाता है। स्क्रैप होता है 10,000 रुपये का, तो हम इस ज्वाइंट कॉस्ट को 1 लाख रुपए की जगह 90,000 रुपये मानते हैं। स्क्रैप को ज्वाइंट कॉस्ट से ही कम कर देते हैं, ठीक है। यहां पे भी अगर मान लीजिए स्क्रैप निकल जाता तो हम क्या करते? हम ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस एनआरवी और बाई प्रोडक्ट करते और स्क्रैप की भी एनआरवी कर देते जितने में स्क्रैप बिकता है। अंडरस्टूड? If the additional product doesn't have a good market value, then they are considered as byproduct. In this case, the net realizable value of the byproduct is deducted from the total cost of conversion to calculate the cost of conversion for main product. टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब हो गया ज्वाइंट कॉस्ट। इसमें से कह रहा है कि आप क्या कीजिए, बाई प्रोडक्ट की जो एनआरवी है वो घटा दीजिए टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन से, यानी कि ज्वाइंट कॉस्ट से, तो आपको मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पता चल जाएगी। अब कन्वर्जन कॉस्ट होता क्या है? आपने भी पढ़ा कि मटेरियल को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड होता है। फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड और वेरिएबल होता है। फिक्स्ड खर्चा एट नॉर्मल कैपेसिटी हम चार्ज करते हैं, और कभी कभी एट एक्चुअल प्रोडक्शन चार्ज करते हैं। बेसिकली आप सच पूछिए तो जो हायर होता है उस पर चार्ज करते हैं, ठीक है। वेरिएबल एक्चुअल प्रोडक्शन पे चार्ज होता है। ज्वाइंट कॉस्ट क्या होगा? मेन प्रोडक्ट ऑब्लिक ज्वाइंट प्रोडक्ट में कैसे बांटा जाएगा? सेल वैल्यू एट सेपरेशन, और अगर नहीं मालूम है तो सेल वैल्यू एट कंप्लीशन। सेल वैल्यू एट सेपरेशन मतलब एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, और नहीं तो सेल वैल्यू एट कंप्लीशन मतलब मेन प्रोडक्ट जो बन के तैयार हुआ फाइनल। ध्यान आ रहा है? जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था कि स्प्लिट ऑफ पे ए और बी था, लेकिन फर्दर प्रोसेस करने के बाद ए सी बना और बी क्या बना? डी बना। तो कह रहा है सेल वैल्यू ऑफ ए बी ले लीजिए या सेल वैल्यू ऑफ सी डी ले लीजिए। अगर ए बी अवेलेबल है तो पहले ए बी वाली सेल वैल्यू लेंगे, अगर नहीं अवेलेबल है तो सी डी की सेल वैल्यू ले लेंगे। बाई प्रोडक्ट के केस में क्या होता है? बाई प्रोडक्ट को हम एनआरवी पे ही वैल्यू करते हैं, ठीक है। जितने में वो बिक सकता है वही उसकी वैल्यू है। यहाँ कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर नहीं होता है, एनआरवी ही उसकी वैल्यू है।
और जितनी एनआरवी इसकी होती है वो आप क्या कीजिए, ज्वाइंट कॉस्ट से लेस कर दीजिए, तो मेन प्रोडक्ट की आपको कॉस्ट मिल जाएगी। दिस एनआरवी इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन और ज्वाइंट प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ, फ्रॉम ज्वाइंट कॉस्ट, इज डिडक्टेड फ्रॉम ज्वाइंट कॉस्ट टू अराइव एट ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है, मेन प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये सब मालूम है आपको। एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, जो दोनों में ज़्यादा होता है उसी पे करते हैं। अब आ गए हम अदर कॉस्ट पे। तीन तरीके का खर्चा होता है ना, परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और फिर अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में क्या क्या आता है? अदर कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन आएगा, R&D का खर्चा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा आएगा, ये सब आएगा, ठीक है। दिस may be included in the cost of inventory provided they are incurred to bring the inventory to their present location and condition. कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, प्रेजेंट लोकेशन पे फोकस मत कीजिएगा, प्रेजेंट लोकेशन क्योंकि फ्रेट इनवर्ड हम लोग कॉस्ट ऑफ परचेज में ही जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच गया ओनली कंडीशन, दैट इज कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन। फॉर एग्जाम्पल कस्टम मेड यूनिट में बी टेकन एज पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री कॉस्ट। अब जैसे मान लीजिए किसी के ऑर्डर पे मैंने स्पेसिफिक डिज़ाइन पे माल बनाया, तब तो उस डिज़ाइन का खर्चा पूरा उसी इन्वेंट्री पे जोड़ दीजिए। लेकिन मैंने एक डिज़ाइन बनाई है जिससे हम कई सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, तो अब कैसे डालें हम उसका खर्चा? एक डिज़ाइन बनाई और उस डिज़ाइन से एक ही प्रोडक्ट बनाना है हमको। किसी का स्पेसिफिक ऑर्डर था कि ऐसा ऐसा माल बना के दो हमको, तो मैंने उसकी डिज़ाइनिंग की, उसमें मान लो 50,000 रुपये का खर्चा लगा, तो जो प्रोडक्ट मैं तैयार कर रहा हूँ स्पेसिफिकली उस डिज़ाइन का, उसी में 50,000 रुपये जोड़ दूंगा। लेकिन मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए लगा के एक डिज़ाइन बनाई है, उससे कई प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं कई यूनिट बनाऊंगा, फिर क्या करें? तो हम क्या करते हैं कि हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना यूनिट हम बना लेंगे इस डिज़ाइन का। अब मान लीजिए मैंने एस्टिमेट लगाया कि मैं 50,000 यूनिट बनाऊंगा इस डिज़ाइन का, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, 10 रुपये पर यूनिट हम डिज़ाइन का खर्चा जोड़ देंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि आपको याद है मैं फैक्ट्री, ऑफिस, ये सब एक बार बात कर रहा था बहुत पहले, लाऊं पुराना डायग्राम एक बार, ये रहा। मुझे बताइए डिजाइनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सब कहां बैठ के हो रहा है? फैक्ट्री में, ऑफिस में, कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वेयर हाउस में? तो मैं आपको बताऊं कि डिजाइनिंग का काम ऑफिस में हो रहा होगा, यहां हो रहा होगा डिजाइन। और डिज़ाइन का खर्चा प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ना है, यानी एक खर्चा ऑफिस का भी है जो प्रोडक्ट में जुड़ता है। ओ सर, अब आगे आगे बात आती जा रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। अभी तक आप यही जानते थे कि फैक्ट्री का खर्चा प्रोडक्ट में जुड़ता है कि नहीं? और इसीलिए मैंने ऑफिस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी उसी समय बताया था, क्योंकि ज़रूरत ही क्या थी, जब मुझे इन्वेंट्री की कॉस्ट बतानी थी, परचेज कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तो फैक्ट्री में ये सारा काम हो जाता है, मुझे फैक्ट्री कॉस्ट तक ही बताने की आवश्यकता थी। ये जो जोड़ होता है इसी को तो फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं, ये है फैक्ट्री कॉस्ट। मटेरियल लेबर जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट कहलाता है, उसमें फैक्ट्री और जोड़ देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेज और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मिला के फैक्ट्री कॉस्ट होता है। कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मिला के फैक्ट्री कॉस्ट होता है, राइट। अब इसमें एक खर्चा और जुड़ता है जो ऑफिस का होता है, एंड दैट इज डिजाइनिंग कॉस्ट। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि एक ऑफिस का खर्चा भी हमें प्रोडक्ट में जोड़ना होता है। इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने ब्याज पे पैसा लिया है और उससे माल खरीदा है, तो क्या ब्याज भी उसमें जोड़ेंगे? तो देखिए क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट आर यूजुअली कंसीडर्ड एज नॉट रिलेटेड टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरीज टू द प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन। कह रहे ब्याज की वजह से इन्वेंट्री प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन पे आई, ऐसा नहीं होता है, ब्याज का पैसा नहीं जोड़ा जाता है, वो इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। दीज कॉस्ट आर देयरफॉर नॉट यूजुअली इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। Interest and other borrowing costs are however taken as part of inventory cost when the inventory necessarily takes substantial period of time for getting ready for intended sale. Example of such inventory is wine.
क्या कह रहा है? कह रहा है अगर आप कोई ऐसा माल बनाते हो जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, यानी बहुत समय लगता है. नाउ इज देयर एनी स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम? कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम किसको कहते हैं? नहीं, इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो एएस में नहीं दी है. तो बस आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसमें बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसमें हम इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट को जोड़ सकते हैं. ठीक है, अदर इंटरेस्ट तो आप समझते ही हैं, लोन पे ब्याज. अदर बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है? अदर बोरोइंग कॉस्ट का मतलब अरे लोन प्रोसेसिंग फी. जैसे आप बैंक से लोन कराने जाते हैं, ठीक है, तो बैंक जब आपका लोन करती है ना तो बड़े सारे आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करती है, इनकम टैक्स रिटर्न चेक करती है कि भाई आप पे कर पाओगे कि नहीं. गिरवी कुछ सामान रखते हो तो उसको भी चेक करती है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है. तो बैंक को बड़े सारे काम करने पड़ते हैं जब आप लोन लेते हैं. तो बैंक आपको लोन पता है कैसे देती है? कहती है कि आप जितने रुपए का लोन लोगे उसका 1% हम लोन प्रोसेसिंग फी लेंगे, तब हम आपको लोन प्रोसेस करेंगे, और फिर जो 8% या 12% जो भी ब्याज है वो उतना ब्याज लेंगे साल का. तो आपको एक बार लोन प्रोसेसिंग फी पे करनी पड़ती है और फिर उसके बाद आप ब्याज देते हो. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ना बड़े समझदार होते हैं, बड़े अक्लमंद होते हैं. ठीक है, बैंक को कहते हैं कि मेरा लोन प्रोसेस करो. ठीक है, बैंक लोन प्रोसेस कर देती है और उसके 1 महीने बाद ही वो क्या करते हैं, कहते हैं कि ये लो पूरा पैसा लो, हमको लोन नहीं चाहिए, रीपे कर देते हैं लोग. हाँ, करते हैं ऐसा लोग. ठीक है, उनको लोन की आवश्यकता नहीं थी, अब वो उन्होंने रीपे कर दिया. अब पता है 1 महीने का ब्याज जो आया वो बैंक को बहुत कम आया, जबकि उससे बहुत ज़्यादा पैसा तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में लग गए थे जिससे लोन प्रोसेस हुआ था जब. तो भाई ये तो बैंक का घाटा हो गया ना. तो बैंक कहती है अपफ्रंट एक बार लोन प्रोसेसिंग फी लेती है और फिर उसके बाद क्या करती है, ब्याज भी लेती है. तो ये सारा जो खर्चा है आप ऐसे समझ लीजिए कि ये सबको क्या किया जाएगा, उसमें इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता. लेकिन अगर इन्वेंट्री में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है बनने में तो ब्याज का पैसा जोड़ा जाएगा. अब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कहाँ लगता है? एक बात बताइए, कार बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है? नहीं, कार बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगता है. जरा पूछिए मारुति कंपनी से, होंडई कंपनी से कि एक दिन में कितनी कितनी कार बनती है. मेरे तो ऑफिस के बगल में ही मारुति का शोरूम है और मैं आपको बता दूं कि हर दिन वहां से 20 कार मिनिमम बिकती है. अब जरा सोच के देखिए, एक शोरूम से मेरे जो, अब वो भी जो हम वाराणसी में रहते हैं, ठीक है, तो आप समझ लीजिए वाराणसी तो एक छोटा शहर है. ठीक है, मीडियोकर शहर भी नहीं है, बड़ा शहर भी नहीं है, छोटा शहर है वाराणसी. वहां पे मेरी ऑफिस के बगल वाले शोरूम में 20 कार रोज बिकती है. तो पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितनी कार बिकती होगी, ये सोचिए. तो कंपनी में कितनी कार बनती होगी एक दिन में. सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगता है. जैसे पेन वाली कंपनी बल्क में पेन बनाती है धड़ाधड़ धड़ाधड़, कार वाली कंपनी धड़ाधड़ एक दिन में कई सारी कार बना देती है. सब्सटेंशियल पीरियड थोड़ी नहीं लग रहा है बनने में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उनकी स्पीड उतनी कार बनाने में है. ठीक है, थोड़ा बहुत समय लगता होगा, वट एवर. सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम वाइन. अब वाइन में क्या है, आपको पता ही होगा कि वाइन को क्या किया जाता है, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको बेसिकली सड़ाया जाता है. तो उसमें सड़ाने का समय होता है, तो वाइन जाके तैयार होती है. ठीक है, देयर आर सर्टेन वाइन्स जो तैयार होने में 3-3 साल लगते हैं, 5-5 साल लगते हैं. ठीक है, वाइन की जानकारी थोड़ी कम है मेरी, मैं दूसरी चीज़ों की बात करता हूँ आपसे. एयरक्राफ्ट, जो कंपनियां हवाई जहाज बनाती हैं, ठीक है, जो कंपनी हवाई जहाज बनाती है, तो वो क्या करती है, आपको क्या लगता है कि एक हवाई जहाज वाली कंपनी ढेर सारी हवाई जहाज बना के रख देती है अपने पास, नीले रंग का, पीले रंग का, और हम ऐसे जाते हैं, हम इंडिगो कंपनी है, हमको एक एयरक्राफ्ट खरीदनी है तो हम ऐसे गए, तो वो पीली वाली दिखाना, जरा वो नीली वाली दिखाना. अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई भी इतने ढेर सारे एयरक्राफ्ट बना के नहीं रखता है. ठीक है, बहुत लिमिटेड किसी के पास भी स्टॉक होता है और ज़्यादातर केस में ये ऑर्डर पे माल बनता है. ठीक है, इंडिगो कंपनी ऑर्डर देगी तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसका एयरक्राफ्ट बनाएगी उसके हिसाब से. ठीक है, इन स्टॉक अगर रहता भी है तो बहुत लिमिटेड होता है और उनका बहुत समय लगता है एक एयरक्राफ्ट को रेडी करने में. तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर लोन लेके काम कर रही है तो ब्याज को इन्वेंट्री की कॉस्ट में जोड़ देगी. और सर कौन जोड़ सकता है? ऑयल रिग्स बनाने वाली कंपनी. ऑयल रिग समझते हैं? ऑयल रिग ऐसे समझिए
ऑयल रिग एक जहाज है, ठीक है, जिसमें ऑयल ड्रिलिंग के सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। ये जहाज समुद्र में जाती है और फिर उसके जो ड्रिलिंग ऑपरेटर्स होते हैं वो समुद्र में जाते हैं, जहाज में से निकलते हैं नीचे से और जाके समुद्र में ड्रिल करते हैं और तेल निकालती है, ठीक है। ये आप ऐसे समझ लीजिए समुद्र पे एक चलता फिरता शहर नहीं तो कम से कम एक गांव तो कह ही सकते हैं, इतना बड़ा होता है। समुद्र पे चलता फिरता एक गांव है, इतना बड़ा जहाज होता है सर, सचमुच इतना बड़ा होता है। हाँ, अरे इस जहाज पे 500 से ज्यादा लेबर तो काम करते हैं और एक बार ये जहाज जब समुद्र में चली जाती है तो 1.5 महीने 2 महीने बाद आती है। तो जरा सोचिए 500 आदमियों का कितने दिनों का खाना, 1.5 महीना 2 महीने का खाने पीने का सब चीज का इंतजाम होता है। कितने सारे लोग तो सिर्फ खाना पीना बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। उन लोगों का सबका अपना अपना कॉटेज होता है, कमरा होता है, इतना कुछ होता है वहां पे। और ड्रिलिंग के ऑपरेटर्स ही इतने सारे होते हैं, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। तो बहुत बड़ी जहाज होती है ये सब, ठीक है। मल्टी बिलियन रुपीस की आती है। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में कितनी सारी पेट्रोल कंपनियां हैं, ठीक है, जो पेट्रोल निकालती हैं? किसी के पास भी ऑयल रिग नहीं है अदर देन रिलायंस। क्या झटके वाली बात कर रहे हैं सर, किसी के पास अपनी ऑयल रिग ही नहीं है? नहीं, हमारे देश इतनी महंगी ऑयल रिग आती है कि हमारे देश में किसी कंपनी के पास ऑयल रिग है ही नहीं है। और रिलायंस ने भी रिसेंट पास्ट में ही लिया है, जब इन्होंने धंधा शुरू किया था तो इनके पास भी नहीं थी। ये ऑयल रिग ना सब किराए पे मंगाते हैं और अपना ड्रिलिंग करके वापस भेज देते हैं। किसी ने खरीद नहीं रखी है, रिलायंस भी पहले यही करती थी, क्योंकि ये बहुत महंगी है। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली ऑयल रिग बहुत रखता है, तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, वो सब किराए पे देते हैं ऑयल रिग, तो वहीं से आता है हमारे देश में भी। मैं कहाँ पहुंच गया आपको कहानी सुनाते सुनाते। तो आपको बताना ये था कि जो कंपनी ऑयल रिग बनाती है, क्या आपको लगता है वो ढेर सारा ऑयल रिग बना के रखी रहती है? अरे वो जीता जागता शहर है एकदम, इतना बड़ा तो ऑयल रिग होता है, बना के रखेगी भी कहाँ। तो बेसिकली वो लोग ऑर्डर्स लेते हैं, ऐसे कोई नहीं जाता है खरीदने। जैसे मैं रिलायंस कंपनी हूँ, मुझे ऑयल रिग खरीदना है, तो मैं गया किसी कंपनी के पास, मैंने कहा जरा ऑयल रिग दिखाओ तो देखे कैसी ऐसी है। अरे नहीं भाई, कहाँ बना के रखेगा इतनी बड़ी से, ठीक है, किसी के पास नहीं है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो भी ऑर्डर लेती है और ऑर्डर लेने के बाद जब उसे बनाएगी ना तो 8 महीने 10 महीने 12 महीने इतना समय लगेगा, मे बी और ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो अब ये कंपनी जो ऑयल रिग बना रही है वो ब्याज पे अगर पैसा उठाती है बैंक से, तो अब वो जो ब्याज का पैसा है ना वो भी ऑयल रिग की कॉस्ट में जोड़ देगी कि भाई उसी को बनाने के लिए ये पैसा उठाया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इंटरेस्ट का खर्चा जो होता है वो इन्वेंट्री में नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन अगर इन्वेंट्री बनने में बहुत समय लगता है तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं और इन्हीं केसेस में जोड़ा भी जाता है जैसे वाइन में हो गया, क्रूज में जोड़ देते हैं, ऑयल रिग्स में जोड़ देते हैं, एयरक्राफ्ट में जोड़ देते हैं। राइट, आगे बढ़िए। The standard is silent on treatment of amortization of intangibles for ascertaining inventory cost. It nevertheless appears that amortization of intangibles related to production, example patent right of production or copyright of a publisher, should be taken as part of inventory cost. अब देखिए पेटेंट वगैरह क्या है, बेसिकली मैंने डिजाइन बनाया है तो डिजाइन का खर्चा मैं बांट रहा हूं कि नहीं, इन्वेंट्री पे डाल रहा हूं। तो पेटेंट क्या है, मैंने किसी और का डिजाइन खरीद लिया है, तो भाई जब आप किसी और का डिजाइन खरीदे उससे माल बनाओगे तो जितना पैसा आप पेटेंट का दियो, पेटेंट क्या है, एक रजिस्टर्ड डिजाइन। व्हाट इज दिस पेटेंट? अ रजिस्टर्ड डिजाइन। आपने किसी से अगर एक पेटेंट खरीदा है तो आप क्या करेंगे, आप एस्टिमेट कीजिए कि उस डिजाइन से आप उस पेटेंट से कितना माल बनाएंगे और खर्चा डिवाइड करके पर यूनिट पे चार्ज कर दीजिए। यही कह रहा है। कह रहा है कि ऐसे कुछ लिखा नहीं है कि इस सब का क्या करना चाहिए, लेकिन कॉमन सेंस है यार, डिजाइन के साथ ऐसा करते तो इंटेंजिबल एसेट अगर कोई खरीदे हैं लाइक पेटेंट तो यही करेंगे। ये बात यहां लिखी हुई है कि इसने स्पेसिफिकली तो नहीं कहा, लेकिन कॉमन सेंस है भाई। हम अपना खुद का डिजाइन बनाते हैं तो बांट रहे हैं कि नहीं, इन्वेंट्री पे बांट रहे हैं। तो अगर किसी का बना बनाया डिजाइन खरीद लेते हैं एज इन पेटेंट तो ऑब्वियसली विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू द इन्वेंट्री कॉस्ट। देन डी, एक्सचेंज डिफरेंस आर नॉट टेकन इन इन्वेंट्री कॉस्ट। अब ये एक्सचेंज डिफरेंस का मतलब क्या है, आइए समझिए।
मैंने आज इन्वेंट्री खरीदी $10 की, तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेजेस $10 का दिखाऊंगा या रुपी फिगर में दिखाऊंगा? तो ध्यान दीजिएगा, आप परचेजेस रुपी फिगर में दिखाएंगे, ठीक है। जिस दिन आपने ये खरीदा था इन्वेंट्री, उस दिन का रेट था 85 रुपया का, तो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया ₹850 का इन्वेंट्री परचेज। समझ में आया सबको? लेकिन आपको ये माल मिला था 30 डेज क्रेडिट पे, आपको 30 दिन बाद इसकी पेमेंट देनी थी। मैंने 30 दिन बाद पेमेंट दी, कितनी 850 रुपए नहीं, आपने 30 दिन बाद पैसा दिया $10। अरे बेटा, विदेश से माल खरीदो $10 का, तो $10 दोगे तुम, ठीक है। तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में 850 का दिखाए थे, लेकिन जिस दिन ये पेमेंट कर रहे हो $10 का ना, पेमेंट वाली डेट पे आज डॉलर का रेट है 87 रुपया 87, तो क्या ये इन्वेंट्री 870 की कहलाएगी क्या? आंसर इज नो, यही कह रहा है, 850 की स्टिल कहलाएगी। अगर कोई एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हो जाता है, एक्सचेंज में डिफरेंस आ जाता है, तो इन्वेंट्री कॉस्ट उससे बदलेगी नहीं, जितने पे तुम इन्वेंट्री रिकॉर्ड किए थे परचेज के टाइम पे वही रहेगी, यही कह रहा है। बताइए, क्लियर है? ये भी बात क्लियर ही होगा। एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, क्या क्या चीजें इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं रहेगी? एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर एंड अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, एबनॉर्मल वेस्टेजेस सारे नहीं रहेंगे। अभी तक मैं आपको नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज से मटेरियल का बता रहा था। कैन द सेम हैपन इनटू लेबर एंड ओवरहेड ऑल्सो? यस। क्या हो सकता है कि जब हम मटेरियल डालते, देखिए 100 किलो मटेरियल आया और मुझे मालूम है कि मटेरियल 95 किलो ही हम यूज कर पाएंगे, 5 किलो बर्बाद हो जाएगा यूज करने से पहले ही, मशीन में जाने से पहले ही, तो इट्स नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल। लेकिन 100 किलो मशीन में डल जाता है, लेकिन आउटपुट 95 किलो आता है, तो पता है आपका क्या क्या बर्बाद हुआ? 5 किलो मटेरियल बर्बाद हुआ और उस 5 किलो पे लेबर ओवरहेड भी बर्बाद हो गई। ध्यान से सुनिए, आपने परचेज किया 100 kg और यहीं पे 5 kg आपका वेस्ट हो गया। मशीन में कितना गया? 95 kg। मशीन में कितना गया बच्चों? 95 kg। तो पता है इस केस में हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं दिस इज वेस्ट ऑफ मटेरियल। और हम जितने भी एग्जाम्पल अभी तक आपको लास्ट क्लासेस में करा रहे थे, वो यही एग्जाम्पल था कि बेटा आप मटेरियल जितना लाते हो ना, वही वेस्ट हो जाता है, मशीन में डालने से पहले ही वेस्ट हो जाता है। मटेरियल लाए, ठीक है, जमीन में उसको गिराया गया, जमीन से उठाने में 5 किलो वेस्ट हो जाता है, मशीन में डालने के पहले ही 5 किलो नुकसान हो जाता है। आ रही ये बात समझ में? जैसे अगर मान लीजिए मैं केरोसिन ऑयल खरीदता हूं, ये रॉ मटेरियल है, तो केरोसिन ऑयल ना उड़ता भी है, एवोपरेट हो जाता है, तो जब तक हम उसको प्रोसेस में डालते हैं तब तक 5 लीटर खराब ही हो जाता है। रास्ते में माल आते आते खराब हो जाता है, रास्ते में माल आते आते कम हो जाता है क्वांटिटी, चूहा काट लेता है मेरे यहां गोदाम में आते ही। तो इसको कहते हैं नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल। बट अंडरस्टैंड अनदर थिंग, हमने परचेज किया 100 kg, ठीक है, इसमें हम डालते भी हैं 100 kg, लेकिन यहां से निकल के आता है 95 kg। तो पता है ये क्या है? वेस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ये क्या सर? हाँ बेटा, ध्यान से समझो, जब मशीन में 100 किलो तुम डाल दिए, तो मशीन लेबर भी तो 100 किलो के हिसाब से काम किया है। हाँ, 95 किलो आउटपुट आएगा तो 5 किलो पे लेबर भी काम किया है, वो भी खराब हुआ है। बाकी बिजली, पानी, ये सब कुछ भी तो 100 किलो के हिसाब से लगा है। बाकी इनडायरेक्ट खर्चे भी तो 100 किलो के मटेरियल पे लगे हैं, तो वो भी तो बर्बाद हुआ। एक बात समझो, हम लेबर को 100 शर्ट का कपड़ा पकड़ा दिए बनाने को, ठीक है, 100 शर्ट का कपड़ा पकड़ा दिए लेबर को बनाने के लिए,
तो अब ध्यान दीजिए और हम कहते हैं कि सिर्फ 95 शर्ट ही बन के तैयार हुई, 95 शर्ट ही बन के तैयार हुई। तो लेबर को अगर हमने 100 शर्ट का कपड़ा दिया था, यानी लेबर बनाया तो 100 शर्ट था, 5 शर्ट खराब हो गई, तो मजदूरी 100 शर्ट की गिरी या 95 शर्ट की गिरी? 100 शर्ट की गिरी यार। लेकिन अगर 100 शर्ट का कपड़ा हमने मंगाया और जब मंगाया तो लेबर को दिया ही 95 शर्ट का कपड़ा, 5 शर्ट का कपड़ा खराब निकल गया, पहले ही निकल गया, तो अब मजदूरी, बाकी इंडायरेक्ट खर्चे, ये सब किस पे गिरेंगे? वो सिर्फ 95 पे ही गिरेंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? तो कह रहा है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपने मटेरियल की बात की थी, उसी तरीके से अगर एबनॉर्मल वेस्टेजेस, ये वाला अगर पोजीशन है, तो एबनॉर्मल वेस्टेजेस और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों हो रहा है, और तीनों का तीनों कहां चार्ज होगा? पीएल में चार्ज होगा, वो प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। राइट? क्या आप एक एग्जांपल करना चाहेंगे? हाँ सर कराइए भाई। अच्छा, मैं ये भी बताऊं कि हर बात को हम समझ रहे हैं और एक आध एग्जांपल ही उसके बाद देख रहे हैं, तो क्या मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 100% आ जा रही होगी? आई थिंक नो, ऑब्वियसली मेरे हिसाब से पूरा एफर्ट है, आपको एग्जांपल के जरिए भी बात समझा दी गई, लेकिन हम बहुत ह्यूज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अभी सॉल्व करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 20 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे व्हेन वी विल एंड दिस एएस। अपार्ट फ्रॉम दैट विल डू न्यूमरस एमसीक्यूज, 25 प्लस एमसीक्यूज हम करने वाले हैं, और अगेन वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे उसमें बहुत सारी। राइट? तो वहां पे मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं जिससे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। रॉ मटेरियल 100 kg एट द रेट ऑफ 1000, लेबर 500 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड 300 रुपये, फिक्स्ड ओवरहेड, ये फैक्ट्री वाला है, फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड 200, $100 kg of raw material was put to process, and normal output is 95 kg. However, actual production was 88 kg. Normal capacity is 100 kg. चलिए आइए बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। 100 kg रॉ मटेरियल मैंने प्रोसेस में डाला था, नॉर्मल आउटपुट कितना है? नॉर्मल आउटपुट 95 किलो, यानी मुझे मालूम था 95 ही आएगा। रॉ मटेरियल 100 kg प्रोसेस में डाल दिया गया था, प्रोसेस में डाल दिया गया था, यानी मटेरियल, लेबर सब लग गया। इस लाइन का मतलब यह है कि आपका वेस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों का हुआ। अगर हम क्वेश्चन में, पुराने क्वेश्चन जो भी थे मेरे, हम उसमें यही बताते थे मटेरियल का नॉर्मल वेस्ट इतना है, मटेरियल का, रॉ मटेरियल का नॉर्मल वेस्ट इतना है, एबनॉर्मल वेस्ट इतना है, यानी वो सब पहले ही हो जाता था, बिफोर पुटिंग देम इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस। अंडरस्टूड? तो ये वाली जो लाइन है ये क्या बता रही है? 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल वाज पुट टू द प्रोसेस। इसका मतलब है वेस्ट इज ऑफ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड। ठीक है, ओके। इस मशीन की कैपेसिटी इतनी है कि आप 100 किलो आउटपुट निकाल सकते हो। इस मशीन की आउटपुट 100 किलो निकाल सकते हो। हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं 95, क्योंकि जितना रॉ मटेरियल डालें उसके हिसाब से 95 आना चाहिए। हालांकि हम ज्यादा रॉ मटेरियल डाल के 100 किलो आउटपुट तक निकाल सकते हैं। इस मशीन की कैपेसिटी 100 किलो बाहर करने की है।
तो ये जो नॉर्मल कैपेसिटी होता है इज अनदर थिंग, इज अ डिफरेंट थिंग, राइट, यू रिमेंबर। इससे हम फिक्स्ड ओवरहेड के खर्चे को चार्ज करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल आउटपुट ये अलग बात है और एक्चुअल आउटपुट अलग बात है। चलिए आइए सॉल्व करिए इसको। सॉल्यूशन, मटेरियल, रॉ मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, तीनों का खर्चा एक बार में निकाल दें हम। इन तीनों का मिला के हो जाएगा 1500 3 1800 है, 1800 डिवाइडेड बाई नॉर्मल आउटपुट 95 किलो। एक्चुअली ये खर्चा हम 95 किलो का मानते ही हैं, क्योंकि हमको मान के चल रहे थे, जब हम इतना पैसा लगा रहे थे ना बेटा, जब हम इतना पैसा लगा रहे थे तो हमको मालूम था कितना यूनिट आएगा, 95 यूनिट ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मत कहिएगा कि सिर्फ रॉ मटेरियल 95 यूनिट हम मान के चल रहे थे। अगर रॉ मटेरियल 100 किलो मंगाते और 5 किलो रास्ते में खराब हो जाता, मशीन में डालने से पहले खराब हो जाता, तो हम कहते कि 95 किलो रॉ मटेरियल का खर्चा हम ये मान के चल रहे थे। बट हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम मशीन में 100 किलो जब डालते हैं तो 95 किलो आता है, यानी जितना खर्चा हम लगाते हैं हम 95 किलो आउटपुट का मान के चलते हैं। हम जितना भी खर्चा मशीन में लगाते हैं 95 किलो आउटपुट का मान के चलते हैं। तो डिवाइडेड बाई 95 हो गया, लेकिन एक्चुअल आउटपुट 88 है तो इसलिए कर दिया इंटू 88। अब नाउ कमिंग टू फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा कितना है? 200। इसको हम डिवाइड करते हैं नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन, विच एवर इज हायर। नॉर्मल कैपेसिटी 100 किलो है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है आपका 88, तो भाई 100 से डिवाइड करेंगे और इनटू कितना 88। भाई 88 का खर्चा चार्ज करना है, हर जगह 88 तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। आइए देख लीजिए अब 1800 भागे 95 इंटू 88, 1667 रुपया 37 पैसा। एक 176 1843 रुपया 37 पैसा। अमाउंट चार्ज टू पीएल भी बता दें, ये को है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, और अमाउंट चार्ज टू पीएल एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल प्लस लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ये हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 95 इंटू एबनॉर्मल वेस्टेज कितना है बेटा, टोटल 88 किलो आया, यानी 12 किलो का लॉस हुआ। 5 तो नॉर्मल था तो 7 एबनॉर्मल है, ठीक है। देखिए 95 आना चाहिए था, 88 आया, यानी 7 एबनॉर्मल हो गया, ऐसे कह लीजिए। और या फिर ऐसे कह लीजिए भाई 100 का 88 आया यानी 12 लॉस हुआ, 5 तो नॉर्मल ही लॉस था तो 7 एबनॉर्मल लॉस है, इंटू 7। 1800 भागे 95 इंटू 7, 132 रुपया 63 पैसा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या चार्ज करेंगे और पीएल में आप, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड 200 रुपया का खर्चा था, 176 रुपया चार्ज किया बेटा। 200 रुपया का खर्चा था ये देखिए, और आपने चार्ज किया 176 रुपया, तो बैलेंस कितना हो गया 24 रुपया आपका अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड है, ये पीएल में चार्ज होगा। अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब कितना कम चार्ज हुआ। कम क्यों चार्ज हो जाता है? क्योंकि कम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जब भी आप कम माल बनाएंगे तो अंडर एब्जॉर्प्शन आएगा, ठीक है। अच्छा, आप ज्यादा माल बना लेंगे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। ध्यान से सोचिए कि अगर आप ज्यादा माल बना लेंगे ना, कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊं, ज्यादा माल बनाएंगे तो कभी फर्क पड़ेगा ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। अरे सर ये क्या, ये सिखाए थे लास्ट क्लास में लेकिन आप भूल गए होंगे। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड मान लो है 1 लाख, एग्जाम्पल भी वही ले लेते हैं जो आपसे लिए थे, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी
10,000, ठीक है, और एक्चुअल प्रोडक्शन 12,500, ठीक है। सॉल्यूशन, अब आप क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कितना जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड 1,00,000 डिवाइडेड बाई नॉर्मल कैपेसिटी एक्चुअल प्रोडक्शन में जो ज़्यादा है 12,500, इंटू क्या करेंगे 12,500, ठीक है, इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन करते हैं ना, डिनोमिनेटर में करते हैं नॉर्मल एक्चुअल विच एवर इज हायर, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल से, यही ना करते हैं, एक्चुअल का ही तो खर्चा चार्ज करेंगे। तो बस ठीक है, वो 1,00,000 ही तो आएगा खर्चा हमारा, यही प्रोडक्शन में जुड़ेगा, तो जितना था उतना ही पूरा जुड़ गया। तो ज्यादा प्रोडक्शन होने से कुछ नहीं होता, बराबर प्रोडक्शन होने से कुछ नहीं होगा, अगर कम प्रोडक्शन होगी तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा जो पीएल में जाएगा। हालांकि जो बच्चे पैरेलली कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे होंगे उनको वहां पे एक दूसरी चीज भी सिखाई जाती है, ज्यादा माल बन गया तो ओवर एब्जॉर्प्शन वगैरह, यहाँ पे AS2 ये सब नहीं सिखाता है, ठीक है। मैंने इसलिए बोल दिया कि अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, नहीं तो भूल जाइए जो मैंने बोला, एकदम कुछ नहीं बोला मैंने बोला ही नहीं कुछ, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज का खर्चा क्या हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में जोड़ते हैं, मैंने बता दिया था कि नहीं जोड़ते, बहुत पहली क्लास में ही बताया था नहीं जोड़ते। लेकिन अगर स्टोरेज जरूरी है, प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, जैसे मैंने बताया था कि आप क्या करते हो, ये प्रोसेस 1 से मटेरियल निकल के बाहर आता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप इसको स्टोर करते हो, ठीक है, स्टोर करते हो 7 डेज के लिए, याद आ रहा है एग्जाम्पल, और फिर आप उसको दूसरे प्रोडक्शन में डालते हो। तो ये स्टोरेज का खर्चा जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस का खर्चा है, बिना 7 दिन स्टोर किया आप दूसरे प्रोसेस में ले जा ही नहीं सकते, मजबूरी है। तो इसलिए ये वाला स्टोरेज का खर्चा प्रोडक्शन कॉस्ट में जुड़ेगा। लेकिन यहाँ से भी तो फिर फाइनल फिनिश गुड्स निकला, इसको भी तो स्टोर किए हो, क्या वो जोड़ देंगे, नहीं वो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे कोई इकोनॉमिक वैल्यू थोड़ी ना प्रोडक्ट की हमारे बढ़ रही है कि भैया 1 साल से रखा हुआ है, इतना कॉस्ट लग गया मेरा स्टोरेज में तो हम जोड़ दिए। अरे कैसे जोड़ दोगे इन्वेंट्री की कॉस्ट में, इन्वेंट्री की क्या इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई है क्या उससे, नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, क्या ये जोड़ा जाता है, नहीं, बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ा जाता है, डिजाइन कॉस्ट वाला, याद आया, हाँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, वो वाला इन्वेंट्री का खर्चा जो प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन लाने के लिए नहीं होता है, मतलब अदर देन डिजाइन नहीं जुड़ेगा। शॉर्ट में बोले, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अदर देन डिजाइन एंड R&D नॉट एडेड, या सीधे लिख दिया एक्सक्लूडेड। सीधी बात है, फैक्ट्री का खर्चा इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है, ऑफिस का खर्चा नहीं होता है। ऑफिस का एक ही खर्चा हो सकता है, डिजाइन और R&D का, और वो भी कैसे बनता है ये खर्चा, जितना आपने खर्चा किया है रिसर्च वगैरह में, डिजाइन बनाने में, उस पूरे खर्चे को डिवाइड कर दीजिए एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट दैट यू आर विलिंग टू मेक, जितना आपको लगता है कि आप बना लेंगे उससे डिवाइड कर दीजिए, पर यूनिट में जोड़ दीजिएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूड, तो एक्सक्लूड क्या क्या है, एबनॉर्मल जो लॉसेस हैं, चाहे मटेरियल का हो, लेबर का हो, चाहे वेरिएबल ओवरहेड का हो, सब एक्सक्लूड कर देना है। दूसरा, स्टोरेज का खर्चा एक्सक्लूड कर देना है, लेकिन स्टोरेज अगर प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है तो उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा क्या होगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है वो डिजाइन वाला ही बस कंसिडर होता है, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जुड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल करा दें आपको, बिल्कुल करेंगे आप, क्यों नहीं करेंगे आप। Q Pharma Limited, a pharmaceutical company, while valuing its finished stock at the year end, wants to include interest on bank overdraft as an element of cost. लो, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कह रही है ब्याज जोड़ेंगे हम, बैंक ओडी ले रखे हैं, सब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखे हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब समझे, बैंक में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा पैसा ये लोग निकाल लेते हैं, तो वही लोन हो गया, ठीक है। 1 लाख रुपया रखा है, 4 लाख रुपया निकाल लिया बैंक से, यानी चेक काट दी 4 लाख रुपए की, पेमेंट ज़्यादा निकल गया, तो दैट्स एन लोन बेसिकली, ठीक है। तो उसमें जो ब्याज लग रहा है सब इन्वेंट्री की कॉस्ट में जोड़ना चाहते हैं सब, फॉर द रीजन दैट ओडी हैज़ बीन टेकन स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग करंट एसेट लाइक इन्वेंट्री। अच्छा, अब कह रहा है ओडी लिए ही क्यों है, इन्वेंट्री के लिए, जब उनको माल खरीदना होता है ना तभी ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं वो, तो इन्वेंट्री के लिए ओडी लिया है तो ब्याज कह रहा है इन्वेंट्री में जोड़ देते हैं। बताइए सही कह रहा है,
तो आप बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हो, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो। इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट आर यूजुअली नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, बिकॉज ये खर्चे जो है वो अदर कॉस्ट का हिस्सा नहीं बन सकते। दे आर नॉट इंकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है। और देयरफॉर कंपनी का ये जो डिसीजन है वो नॉट एक्सेप्टेबल है, बता दीजिए, राइट। तो चलिए अभी ख़त्म नहीं हुआ है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी तो बहुत बातें करनी है, बट स्टिल आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। विल स्टॉप हियर।